ना कुछ खाए पिए ऑफिस के लिए निकल जाता है। जब वो अपने ऑफिस पहुंचता है तो उसके ऑफिस कैंपस को उसको देखकर समझ जाते हैं कि आज उसका मूड ठीक नहीं है। सभी डर रहे थे कि कहीं उन पर दक्ष का गुस्सा ना बरस पड़े और उन्हें उनकी जॉब से हाथ न धोना पड़े। दक्ष जैसे ही अपने केबिन में पहुंचता है तो सामने खड़े शख्स को देखकर उनके गुस्से का बांध टूट जाता है, क्योंकि उसके सामने सासा उसके असिस्टेंट नकुल से लड़ रही थी। तभी दोनों के कानों में एक रीढ़ की हड्डी जमा देने वाली आवाज आती है। दच, व्हाट द हेल इज दिस? हो क्या रहा है यहाँ? सासा को देखकर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नकुल से, तुम्हें लगता है अपने काम से आराम चाहिए, जो बिना मेरी परमिशन के कोई भी मेरे केबिन में चला आता है। नकुल कुछ कहता, तभी सासा आगे आकर बोलती है, बेबी तुम देख रहे हो, ये तुम्हारा 2 टके का नकुल, इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि ये मुझे यहाँ आने से रोक रहा है। दक्ष को सासा को देखते ही उस दिन की याद आ जाती है जब सासा से उसे ड्रग देकर उसका फायदा उठाने की कोशिश की थी, लेकिन दक्ष ने अभी तक कुछ भी नहीं किया था। वजह थी सासा के पापा, जिनकी दक्ष बहुत ही रिस्पेक्ट करता था। वहीं सासा को ये लग रहा था कि उस दिन उसके और दक्ष के बीच सब कुछ हुआ था। अब ऐसा क्यों है, ये तो आगे जाकर पता चलेगा। दक्ष नकुल की ओर देखता है तो नकुल डरते हुए दक्ष से बोलता है, सर, मैंने मैम को बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं मानी और मुझ पर ही गुस्सा करने लगी और कह रही थी कि मुझे जब से इसके आगे वो चुप हो जाता है। बस मेरे ऑफिस की डिसीजन तुमने लेने की हिम्मत भी कैसे की? क्या तुम भूल चुकी हो कि मैंने तुम्हें मेरे ऑफिस आने से मना किया था? सासा, बेबी आई एम सॉरी, लेकिन तुम तो जानते हो ना, मैं तुमसे मिले बिना नहीं रह सकती और तुम हो कि मुझे इग्नोर किए जा रहे हो, तो क्या करते, आना पड़ा। दक्ष नकुल को इशारे से जाने को बोलता है, फिर वो सासा की ओर देखकर बोलता है, सासा अभी मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, तुमसे बाद में बात करता हूँ। इतना बोलो सासा को जाने को बोलता है। ना चाहते हुए भी सासा को वहां से जाना पड़ता है। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। जब शाम को वो वापस आता है तो सभी सो चुके थे। दक्ष भी अपने कमरे में जाने से पहले वो एक नजर कशिश को देखना चाहता था, इसलिए वो उसके कमरे की ओर जाता है। जब दक्ष कशिश के कमरे के दरवाजे पर जाता है तो उसे पायल की आवाज आती है। वो दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तो कशिश बेड पर सोई हुई थी और आज जिया भी उसके पास थी। दक्ष पहले जिया के माथे पर एक लाइट किस करके बोलता है, हैव अ स्वीट ड्रीम माय एंजल। फिर कशिश को देखकर एक स्माइल के साथ, तुम्हें तो फोटो पर किस करने का मन था, लेकिन कोई नहीं, अभी इसी से काम चला लेता हूँ। ये बोल वो कशिश के माथे पर भी किस करके चला जाता है। दरवाजे के बंद होने की आवाज से कशिश अपनी आंखें खोलती है। उसकी धड़कन बढ़ी हुई थी। वो तो कब से जगी हुई थी दक्ष के इंतजार में, लेकिन जब उसने दक्ष को अपने कमरे की ओर आते देखा तो भागकर बेड पर सोने का नाटक करने लगी। इधर दक्ष कशिश के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जाता है। उसके चेहरे पर आज सुबह से जो गुस्सा और बेचैनी थी वो जैसे गायब हो गई थी। अब वहां एक सुकून भरी स्माइल थी। दक्ष के कमरे में जाने पर उसे कॉफी टेबल पर खाना दिखता है। दक्ष जानता था कि ये सब कशिश ने ही किया है। दक्ष भी फ्रेश होकर डिनर करके सो जाता है। अगले दिन घर में पार्टी थी। जिया को कानूनी रूप से विजय और सेजल बेटी के रूप में अनाउंसमेंट की। सभी तैयार हो चुके थे। दक्ष ने आज एक ब्लू कलर का टैक्सीडो पहना था, जिसमें वो कमाल का लग रहा था। सेजल ने रॉयल ब्लू में साड़ी पहनी थी और विजय ने ब्लू कलर में हैंडमेड सूट पहना था और हमारी प्यारी जिया ने रॉयल ब्लू में एक प्रिंसेस फ्रॉक पहनी थी। पार्टी में सभी लोगों की नजर दक्ष पर थी। वो लगी ऐसा रहा था सब लड़कियां दक्ष को ही देखी जा रही थी। वो सभी का प्रिंस चार्मिंग था, लेकिन दक्ष को तो इंतजार था अपनी सिंड्रेला का, जो अभी तक नहीं दिखी थी। आज की पार्टी थीम थी जिसमें सभी को ब्लू ही वियर पहन करना था। तभी अचानक से सभी की निगाहें ऊपर सीढ़ियों पर पड़ती है जहां कशिश खड़ी थी। दक्ष तो उसे देखकर अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया। सभी की निगाहें कशिश पर ठहर गईं। कशिश ने एक ब्लू ऑर्गेन्जा साड़ी पहनी थी। उसने मेकअप भी नाम मात्र का ही किया था। उसके बाल खुले हुए थे। उसने सिंपल लुक में भी वो कहर ढा रही थी। पार्टी में जितनी भी लड़कियां घंटों पार्लर में पैसे खर्च करके दक्ष को रिझाने आई थी, वो सभी जब कशिश को देखती है तो उनका कॉन्फिडेंस ही लूज हो जाता है और दक्ष का कशिश की तरह अट्रैक्शन देखकर वो तो खत्म हो जाता है। कशिश को
अंदर से बहुत घबराहट हो रही थी। वो धीरे धीरे नीचे की ओर आती है। दच उसके पास जाकर उसकी ओर हाथ बढ़ाता है। कशिश बहुत संकोच के साथ अपना हाथ बढ़ाने ही वाली थी कि उसी समय दच के हाथ पर एक लड़की का हाथ आ जाता है और वो लड़की दच को जोर से हक कर लेती है। उस लड़की ने एक ब्लू शार्ट ड्रेस पहन रखी थी। वो कोई और नहीं बल्कि सासा थी, जो दच से चिपकी थी, और इस बात से दच को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वो सासा को खुद से दूर करता है तो वो उससे दूर होने की जगह उसके गालों पर एक किस करके बोलती है, डच बेबी, आई मिस यू सो मच। तुम बताओ, तुम मेरा ही वेट कर रहे थे ना? तुम आज बहुत हैंडसम लग रहे हो, लेकिन मैं नाराज हूँ। तुमने अभी तक मुझे एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं कितनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ। आखिर मैंने इतना सब तुम्हारे लिए ही तो किया है। डच, सासा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ये बोल वो उसे छोड़कर चला जाता है। सासा को अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन इसने वो काम ही कर लिया जो उसे करना था। उसने कशिश को दिखाने के लिए ही वो सब किया था। दूसरी ओर कशिश जब उन दोनों को देखती है तो उसे दिल में एक दर्द सा महसूस होता है। वो वहां से दूसरी ओर चली जाती है जहां जिया खड़ी थी। वो उसके पास जाकर उससे और सेजल से बातें करने लगती है। तभी वहां दक्ष आ जाता है। दक्ष सेजल और जिया को विजय के पास जाने को बोल देता है। वो दोनों चली भी जाती है क्योंकि विजय उन्हें अपने कुछ दोस्तों से मिलाना चाहता था। दक्ष जैसे ही कशिश की तरफ बढ़ता है, कशिश वहां से चली जाती है। वो एक ओर जाकर खड़ी हुई थी कि कोई उसे एक तरफ खींच लेता है। वो चिल्लाती है, तभी उसे सामने दक्ष दिखता है तो वो शांत हो जाती है। कशिश कसमसाती हुई, छोड़िए मुझे, क्या कर रही हैं आप? और आप मेरे पास क्यों आ रहे हैं? जाइए, आपकी गर्लफ्रेंड आपका वेट कर रही है। कशिश को पता ही नहीं चला कि कब उसने अपनी जलन में वो कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था। कशिश की बात सुनकर दच के होठों पर एक गहरी मुस्कान आ गई। उसने कशिश के कानों में बहुत ही सिलेक्टिव आवाज में बोला, वही तो हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड, बीबी, प्रेम का जान जानू सब तुम ही तो हो। कशिश, अच्छा, अगर मैं ही हूँ तो वो सासा कौन है? कशिश ये बोलते हुए अजीब अजीब मुंह बना रही थी जिसमें उसकी ज्वेलरी साफ नजर आ रही थी। दक्ष मुस्कुराता और बोला, वो क्या है क्या नहीं वो छोड़ो, आज मैं तुम्हें उसे और सबको बताऊंगा कि तुम क्या हो मेरे लिए। कशिश, मतलब? दक्ष कुछ बोलता नहीं है, बस कशिश का हाथ पकड़कर बीच हॉल में लाता है और तभी सभी लाइट्स बंद हो जाती हैं और एक स्पॉट लाइट दक्ष और कशिश पर पड़ती है और गाना स्टार्ट होता है। तेरी आंखों की झलक देखी एक जमाना हुआ, तेरे दीदार का फरियादी तेरा दीवाना हुआ। दक्ष ने कशिश का हाथ पकड़कर खुद ही करीब कर डांस करना स्टार्ट किया। कशिश आज सब भूलकर बस दक्ष के एहसास में खोई हुई थी। उन दोनों को ऐसे देखकर सेजल, विजय और जिया बहुत खुश थी, लेकिन सासा, उसके तो गुस्से की कोई सीमा ही नहीं थी। लेकिन एक और शख्स था जो उन दोनों को अपनी जलती निगाहों से देख रहा था। गाना खत्म हुआ, लेकिन कशिश और दक्ष अभी भी एक दूसरे में खोए थे। तभी कशिश के कानों में आवाज आती है जिसे सुन वो कांपने लगती है। उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस ओर देख सके। कशिश का उस आवाज को सुनकर चेहरा डर से पीला पड़ गया था। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे, जो जड़ सी वहीं खड़ी रह गई। वो बस मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि उसका अंदाजा गलत हो, लेकिन आज किस्मत शायद उसके साथ नहीं थी, क्योंकि उसके कानों में एक आवाज आई, हेलो मिस्टर ओबराई। दस, हेलो एंड वेलकम मिस्टर विकास। और आपके साथ ये कौन है? विकास, मिस्टर ओबराय, ये मेरे मामा जी मिस्टर अरुण शेखावत। अरुण शेखावत, ये नाम सुनते ही कशिश की रूह तक कांप गई। आखिर उसका सबसे बुरा सपना, उसका सबसे बड़ा डर आज उसके सामने आ ही गया। अरुण और विकास दक्ष से बातें कर रहे थे, लेकिन कशिश को बहुत अच्छे से एहसास हो रहा था कि उन दोनों की निगाहें उसी पर हैं। कशिश एक बार भी अपनी आंखें उठाकर नहीं देख रही थी। तभी अरुण बोलता है, अरुण, अरे ये कौन है मिस्टर ओबराय? क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है? दक्ष, नहीं, ये मेरी वो कुछ कहता। तभी उसे एहसास होता है कि कशिश कुछ ठीक नहीं है, तो वो कशिश की ओर देखकर बोलता है, कासू, क्या हुआ, तुम ठीक हो? इस दौरान उसने अपने हाथों में कशिश का चेहरा भर रखा था। कशिश, कुछ कुछ नहीं, मुझे मुझे वॉशरूम जाना है, ये बोल वो वहां से चली जाती है। वो जल्दी से कमरे में जाकर वॉशरूम में दरवाजा बंद करके बैठ जाती है। अभी भी उसका डर उस पर हावी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मुझे मुझे यहाँ से जाना होगा। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर उन्हें पता चला तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे, और अगर यहाँ रहे तो वो उन्हें कुछ नहीं। यहाँ तो जिया, दीदू और जीजू सभी को खतरा है। मुझे जाना होगा।
वो अपना चेहरा साफ करके बाहर आती है, लेकिन कमरे में एकदम अंधेरा होता है। तभी उसके कानों में किसी की सीटी बजाने की आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर कशिश का पूरा शरीर पसीने से भीग जाता है। उसके कानों में एक आवाज आती है जिसे सुनकर वो कांपने लगती है। तुम्हें क्या लगा बेबी कि तुम मुझसे भागकर बच जाओगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस बार तुम्हें ऐसा दर्द दूंगा कि मुझे छोड़ भागने के बारे में सोचकर ही तुम्हारी रूह तुम्हें छोड़ देगी। कशिश इतना डर गई कि वो बेहोश हो गई। कुछ देर में जब कशिश के कमरे की दरवाजा खुलता है और दक्ष अंदर आता है, तो वो कब से उसका वेट कर रहा था। जब वो नहीं आई तो उसके पास जाना चाहता था, लेकिन कुछ गेस्ट की वजह से नहीं जा पा रहा था। पार्टी जैसे ही खत्म हुई वो उसके पास आया, लेकिन कमरे की हालत देख उसको कुछ अजीब लगा, क्योंकि पूरे कमरे में अंधेरा था और कशिश कभी भी पूरे तरीके से अंधेरा नहीं करती थी। वजह थी उसके अंधेरे से डर। दक्ष जाकर लाइट ऑन करता है, लेकिन सामने का नजारा देख उसकी आंखें शॉक हो जाती है, क्योंकि सामने कशिश फर्श पर बेहोश पड़ी थी। वो जल्दी से जाकर उसे उठाता है और बेड पर लेटाकर उसके चेहरे पर पानी की बूंदी छिड़काता है, जिससे कशिश होश में आने लगती है। अचानक से उसकी आंखें खुलती हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ करती है जिससे दक्ष हैरान हो जाता है। दक्ष ने कशिश को बेड पर लिटा देता है, उसके हाथों पैरों पर रब करने लगता है। उसके हाथ पैर बहुत ही ठंडे लग रहे थे। वो जल्दी से एक गिलास पानी लेता है और कशिश के मुंह पर छिड़काता है। पानी की बूंदें पड़ते ही कशिश की आंखों में हलचल महसूस होती है। वो अपनी आंखें खोलती है। उसके सामने दक्ष का चेहरा आता है, लेकिन आज उसे दक्ष के चेहरे में भी अरुण का चेहरा दिख रहा था, इसलिए वो उसे खुद से धक्का देकर दूर कर देती है और खुद को बेड की हेड से टिकाकर हाथ पैरों को खुद में समेट कर बैठ जाती है। बार बार एक ही बात बोल रही थी, प्लीज मेरे करीब मत आओ, मुझे मत छू, मेरे करीब मत आओ। ये बोल वो जोर जोर से रोने लगती है, बहुत ही पैनिक कर रही होती है। दक्ष जब कशिश को ऐसे पैनिक करते देखता है तो वह हैरान हो जाता है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले तक तो वो ठीक थी, लेकिन अब उसे क्या हो गया। दक्ष जब कशिश की ओर बढ़ने लगता है तो उसे पास पड़ा हुआ फ्लावर पॉट जो साइड टेबल पर रखा था उसे खींच कर मारती है, लेकिन वक्त पर दक्ष उससे बच जाता है। दक्ष फुर्ती दिखाकर कशिश के पास आता है, उसे झकझोरते हुए कहता है, दक्ष, कासू क्या हुआ? देखो मैं हूँ तुम्हारा दक्ष, आंखें खोलो, देखो, होश में आओ, कोई कुछ नहीं करेगा, तुम सेफ हो। दक्ष की बातें सुन कशिश अपनी आंखें खोलकर दक्ष को देखती है। तब उसे यकीन हो जाता है कि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि दक्ष है, तो झटके से दक्ष के गले लग जाती है और जोर से उसे पकड़कर रोने लगती है। कशिश बार बार बस एक ही बात बोल रही थी कि मुझे बचा लीजिए, वो फिर मुझे ले जाएगा, मुझे वहां नहीं जाना है, वो बहुत बुरा है, उसने मुझे बहुत मारा है, वो मुझे फिर मारेगा, मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा, वो गंदा खाना खिलाएगा, वो उसने पापा को मार दिया और फिर रावी को भी। इतना बोलने के साथ ही उसकी सांसें अटकने लगती है। दक्ष को आज कशिश पर बीती वो बातें जो उसने 2 साल पहले झेली थी, उसकी एक झलक का एहसास हुआ था, जो उसके दिल को छलनी कर रहा था। तभी कशिश झटके से उसे खुद से दूर करती है, रोते हुए बोलती है, कशिश आप मुझसे दूर हो जाइए। अगर उसे पता चल गया तो वो आपको भी नहीं छोड़ेगा। आपको कुछ नहीं होना चाहिए, मैं यहाँ से दूर चली जाऊंगी। अगर यहाँ रही तो वो दीदू, जीजू और जिया को भी नुकसान पहुंचाएगा। पापा और रावी को खो चुकी हूँ, अब आपको कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। आपको कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। कशिश लगातार बोली जा रही थी। उसकी बातें सुनकर और उसकी हालत देखकर कभी ना रोने वाला दक्ष की आंखों में नमी आ गई, लेकिन अभी वो कमजोर नहीं पड़ सकता था। अभी उसे अपने कांसों को संभालना था। कशिश चुप ही नहीं हो रही थी। दक्ष को कुछ समझ नहीं आया, तो उसने कशिश को पकड़ के अपने होठों से उसके होठों को लॉक कर दिया। वो बहुत ही डेस्परेट होकर उसे किस कर रहा था, जैसे उसके दर्द को कम करना चाहता हो। जल्दी उसे कशिश शांत महसूस होती है। दक्ष जब उसे छोड़ता है तो देखता है कि कशिश सो गई है, तो वो उसे उठाकर बिस्तर पर सुला देता है और खुद भी उसे अपनी बाहों में ले लेट जाता है। वो एकटक उसके चेहरे को देख रहा था, जिस पर आंसुओं के निशान थे जो अभी अभी कुछ गीले थे। वो अपने हाथ बढ़ाकर उसे साफ करता है और उसके माथे पर एक लाइट किस करके खुद ही से ही बोलता है, कितना कुछ सहा है तुमने इन 2 सालों में, मुझे तो उसकी एक झलक से ही इतनी तकलीफ हो रही है, तो तुमने तो वो सब जिया है। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि तुमने उसमें कितना दर्द सहा होगा, लेकिन वादा करता हूँ तुम्हारे दर्द से तुम्हें निजात दिला के ही रहूंगा।
और जिसकी वजह से ये दर्द तुम्हें मिला है उसे दर्दनाक मौत दूंगा। कासू, ये मेरा तुमसे वादा है। कुछ देर उसके चेहरे को देखने के बाद दत्त उसे खुद में समेट कर सो जाता है। अगली सुबह जब कशिश की नींद खुलती है तो उसके सामने दज का हैंडसम फेस होता है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है। वो देखती है कि दज ने उसे अपनी बाहों में लेकर सो रहा था। तभी उसे कल रात की सारी बातें याद आने लगती है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। ये मैंने क्या कर दिया इनके सामने, अपने अतीत को रख दिया। अब मैं क्या करूं? अब इन्हें सब पता चल गया। अब इन्हें मुझ पर तरस आ जाएगा। इनकी नफरत तो बर्दाश्त भी कर लूंगी, लेकिन इनकी आंखों में खुद के लिए ऐसी भावना नहीं नहीं। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती, लेकिन दज की पकड़ इतनी टाइट थी, जैसे उसने पकड़ ढीली की तो वो गायब हो गई। लेकिन उसकी कोशिश में दज की नींद टूट जाती है। जब दज देखता है कि कशिश उसे छूटने की कोशिश कर रही है, तो वो एक झटके से उसे पलटकर अपने नीचे कर बोलता है, दज, गुड मॉर्निंग स्लीपिंग ब्यूटी। कशिश, क्या? मेरा नाम कशिश है? दज, वो तो है, बट सोते हुए तुम बिल्कुल स्लीपिंग ब्यूटी लगती हो। ये बोलो उसके फोrehead पर एक लाइट किस कर देता है। कशिश इस एहसास से अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन तभी कुछ दृश्य उसकी आंखों में नजर आते हैं। एक अंधेरे कमरे में एक लड़की घुटनों में अपना मुंह छुपाए बैठी थी। तभी उस रूम का दरवाजा खुलता है। एक आदमी शराब की बोतल हाथ में लिए कमरे में आता है। उसकी लड़खड़ाती चाल से ही पता चल रहा था कि वो कितने नशे में है। वो आदमी चलकर उस लड़की के पास आता है और उसके बालों को पकड़कर बोलता है, अभी भी प्यार से बोल रहा हूँ, मान जा। लड़की अपनी नजरें फेर कर बोलती, कभी नहीं। वो आदमी उससे बार बार इस इनकार से खींच चुका था। उसने गुस्से से अपने हाथ में पकड़ी बोतल फेंकी और अपनी बेल्ट निकाल कर उस पर बरसाने लगा। वो लड़की बेहोशी होने वाली थी कि उस कमरे में आवाज आती है, भाई। कशिश झटके से अपनी आंखें खोलती है और दज को धक्का देकर खड़ी हो जाती है। कशिश, आपको समझ नहीं आता एक बार कि दूर रहिए मुझसे, तो क्यों नहीं मानते? मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, दूर रहिए मुझसे। ये बोल वो कबर्ड से अपने कपड़े निकालती है और बाथरूम में चली जाती है, बिना ये ध्यान दिए कि कुछ गिर गया है उसकी कबर्ड से। दक्ष, जो अभी तक कशिश की एक्शन से हैरान था, उसका ध्यान उस गिरी हुई चीज पर जाती है। वो देखता है वो एक डायरी है। दक्ष समझ जाता है कि ये कशिश की वो वही डायरी है जिसमें कशिश ने अपने अतीत छुपाए हैं। दक्ष उसे लेकर चला जाता है और उसे अपने रूम में जाकर उसे अपने सेक में रख लेता है। कुछ ही देर में सभी तैयार होकर सभी नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आते हैं, लेकिन आज किसी को भी कशिश नहीं दिखती है। सेजल, ये कासू कहाँ रह गई? तभी सभी के कानों में एक आवाज आती है, डच ओबराय, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? जब सबने उस ओर देखा तो वहां पर सासा गुस्से से तमतमाते हुए अंदर चली आ रही थी। उसके चेहरे पे बेहिसाब गुस्सा नजर आ रहा था। उसे देख सभी हॉल में चले आते हैं। सासा जल्दी से दच के पास आकर उसकी कॉलर को पकड़कर बोलती है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम जानते थे कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो? तभी विजय सासा को दच से दूर करता है, क्योंकि उसने दच को देखा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वो अच्छे से जानता था कि दच गुस्सा होता है तो एक जानवर में बदल जाता है, और वो नहीं चाहता था कि उसका वो रूप कोई भी घर में देखे, खासकर सेजल, कशिश और चिया, क्योंकि दच का वो रूप उनके लिए अनएक्सपेक्टेड था। वो जरूर दच से डर जाती। विजय के जबरदस्ती हाथ छुड़ाने से सासा कुछ कदम पीछे चली जाती है और फिर डच की ओर गुस्से से बढ़ने वाली होती है, जिससे विजय उसके हाथों को पकड़कर उसे बोलता है, विजय, तुम बोलना क्या चाहती हो? सासा एक जहरीली मुस्कान के साथ, ये तो तुम अपने दोस्त से पूछो कि क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा। विजय, आखिर उसने ऐसे क्या किया कि तुम इस तरह से बिहेव कर रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? सासा, तुम्हारे दोस्त ने मुझे किसी और आदमी के हाथों सौंप दिया, वो भी तब जब मैं होश में नहीं थी, और उस आदमी ने मेरा पूरा फायदा उठाया। सासा की एक बात सुनकर तो विजय को यकीन नहीं होता है, ना तो सेजल को ही, क्योंकि वो दोनों ही जानते थे कि सासा उसके लिए कितनी पागल थी। उन्हें अभी भी लग रहा था कि ये सब सासा ने दक्ष को हासिल करने के लिए ये सब कर रही है, क्योंकि जब से उसे पता चला था कि कशिश दक्ष की पत्नी है, तब से वो और भी ज्यादा पागल हो गई थी। सेजल, बकवास बंद करो सासा, भाई ऐसा कभी नहीं कर सकता है। तुम अपनी घटिया चाल चलना बंद कर दो करोगी? जब भाई हाथों से निकल गए, तुम ये सब घटिया चाल चलने लगी हो उसे बदनाम करने के लिए। सासा, मैं कोई चाल नहीं चल रही, इस बार मैं सब सोच समझ के बोल रही हूँ। इसका सबूत भी है मेरे पास। दच ने उस रात मुझे कमरे में ले जाकर बिस्तर पर छोड़ दिया,
और उसके जाने के बाद एक आदमी मेरे पास आया, उसके आगे तुम खुद समझदार हो कि मेरे साथ उसने क्या किया होगा। वो सब मैं अपने मुंह से नहीं बता सकती। सेजल को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसने एक दक्ष की ओर देखा और उससे पूछा, सेजल भाई, ये लड़की इतना सब झूठ आपके बारे में बोली जा रही है और आप भी चुपचाप सुने जा रहे हो। इसके सवाल का जवाब दो और ये यहाँ से चलते जाए। विजय, हाँ दस, इस लड़की की घटिया चाल को यहीं खत्म करो, ऐसे यहाँ से इसे बाहर निकालो। नीचे जो कुछ भी हो रहा था वो सब कशिश ऊपर खड़ी बालकनी में सब देख रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आज जो कुछ भी हो रहा था, उसे इतना तो यकीन था कि दक्ष ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, लेकिन सासा उस पर ऐसा इल्जाम क्यों लगा रही है वो भी जानना चाहती थी। इसलिए वो भी अपने कदम नीचे सीढ़ियों की तरफ बढ़ाने लगी। तभी सभी के कानों में दक्ष की गुस्से भरी आवाज सुनाई देती है, जिससे कशिश भी एक पल के लिए डर जाती है और वो वहीं सीढ़ी पर खड़ी हो जाती है। लेकिन दक्ष के आगे की बात सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सभी के कानों में दक्ष की डरा देने वाली आवाज आती है, जो कह रहा था, दक्ष, अच्छा तो क्या हुआ है तुम्हारे साथ? कुछ नया तो नहीं हुआ? और आज जिस बात के लिए तुम इतना हाइपर हो रही हो वो इतनी बड़ी बात तो नहीं है, क्यों? दक्ष की बात सुनकर कशिश, सैजल और विजय सभी को झटका लगता है कि दक्ष ऐसा कैसे कर सकता है। विजय, ये क्या कह रहा है तू भाई? दत्त, मैं सही कह रहा हूँ। आज ये यहाँ तमाशा करने के लिए आने वाली थी, मैं ये जानता था, लेकिन इसका प्लान जो था वो तो इस बात पर तमाशा करना नहीं था। मिस सासा। सासा दत्त को हैरानी और गुस्से की मिले जुले भाव से देख रही थी। तभी दत्त आगे बोलता है, दत्त, क्या हुआ, समझ में नहीं आया? कोई नहीं, अभी आ जाएगा। ये बोल वो अपने एक आदमी की तरफ इशारा करता है, तो वो बाहर चला जाता है और उसके साथ एक लड़का जिसकी उम्र कोई 28 साल हो गई आता है। उस लड़के को देखकर सासा का चेहरा सफेद पड़ जाता है। बस, क्या हुआ, अभी भी नहीं बोलोगी? कोई नहीं, मैं बताता हूँ। कुछ दिन पहले तुमने अपने पापा का बहाना बनाकर मुझे घर बुलाया, जबकि तुम्हारे पापा तो आउट ऑफ इंडिया थे और मुझे ये बात पता था। फिर भी मैं जानना चाहता था कि तुम चाहती क्या हो, तो मैं आया था तुम्हारे घर। लेकिन तुम्हें देखकर मुझे अंदाजा कुछ कुछ हो गया था। फिर ड्रिंक में तुमने जो मुझे देना चाहा वो ड्रिंक स्माइक हो गई और ड्रग वाली ड्रिंक तुमने पी ली थी। वो ड्रिंक मैंने ही बदली थी और जब तुम पर नशा हावी हो गया तो मैं वहां से चला गया और तुम्हारी हेल्प इसने की, तुम्हारा एक्स। ये तो तुम्हें याद ही होगा ना, क्यों? ये बोल दक्ष के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आई थी, जो सासा को डराने के लिए काफी थी। फिर भी सासा बेशर्म की तरह बोलती है, सासा, हाँ मैंने ऐसा किया। मैंने तुम्हें ड्रग देकर करीब आने की कोशिश की, तुम्हें मैं अपना बनाने की कोशिश की, क्योंकि प्यार करती थी तुमसे। लेकिन तुमने क्या किया? तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी, मेरे करीब आना नहीं चाहती थी, ये भी माना। लेकिन तुमने मुझे इसके आगे क्यों कर दिया? दक्ष, उसमें भी तुम्हारी ही गलती है। तुमने मुझे किया जो इंडिया में बैन है, और अभी तक कोई एटीट्यूड भी नहीं है। मैं तुम्हें उसका एटीट्यूड देता हूँ, उसका एटीट्यूड होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। लेकिन क्या करता, तुम्हारी हालत देखकर मुझे इसे बुलाना पड़ा। सासा, कैसे तुमने मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर लिया? किससे पूछकर तुमने मुझे इसके हवाले कर दिया, बोलो? तभी सभी के कानों में पीछे से एक आवाज आती है मेरे कहने पर। जब सबका ध्यान उधर जाता है तो वहां पर एक लगभग 50 से 55 साल का आदमी खड़ा होता है। वो आदमी चलकर अंदर आता है और सासा के सामने खड़ा होकर बोलता है, आदमी, मेरे कहने पर किया लड़का तुम्हारे पास आया था। मेरे ही कहने पर दत्त ने इस लड़के को तुम्हारे पास भेजा था, और उस दिन तुम्हारे बीच जो भी कुछ हुआ कोई नया तो नहीं था। तुम पहले भी इसके साथ रह चुकी हो। सासा, पापा, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप जानते हैं कि मैं दत्त से प्यार करती हूँ। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि सासा के पापा हैं, मिस्टर वशिष्ठ, जो आज अपनी बेटी की वजह से शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। मिस्टर वशिष्ठ, मुझे यकीन नहीं पता कि तुम मेरी बेटी हो। मेरी बेटी होकर तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो। लड़की, जो तुम कह दी कि तुम दक्ष से प्यार करती हो, इतना प्यार नहीं, तुम्हारा पागलपन है, तुम्हारी जिद है, और तुम्हारी इसी जिद की वजह से मैंने अपनी बड़ी बेटी को खो दिया। तुम अपनी जिद को कब शांत करोगी? कब तुम सही रास्ते पर आओगी?
क्यों नहीं समझती कि ये सब गलत है? अपनी एक बेटी को खो चुका हूँ तुम्हारी जिद की वजह से, तो तुम्हें नहीं खोना चाहता। मिस्टर वशिष्ठ की बातें सुनकर सासा का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो गुस्से से बोलती है, सासा, आप अपनी बड़ी बेटी से ही हमेशा से प्यार करते थे और आपने दक्ष का हाथ भी उसी के लिए मांगा। हमेशा सभी बेस्ट चीजें उसी को मिली। आप उसको ही प्यार करते थे। आज आपने प्रूव कर दिया। वो बिच मर करके भी मेरे रास्ते से नहीं हटे। सासा इस समय किसी साइको की तरह लग रही थी। दक्ष और विजय हैरान थे कि सासा ऐसा भी कर सकती है। दक्ष, अंकल, आप इसे यहाँ से ले जाइए प्लीज। मिस्टर वशिष्ठ और सासा का बॉयफ्रेंड सासा को लेकर चले जाते हैं। सभी को लगता है कि सासा से उसका पीछा छूट गया, लेकिन क्या ये सच था? ये तो आने वाला ही कल बताएगा। सासा के जाने के बाद दक्ष की आंखें कुछ नम हो जाती हैं। तभी विजय उसके कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है, दक्ष, तू ठीक है? दक्ष बस हाँ में सर हिला देता है। तभी सेजल पूछती है, सेजल, आखिर हुआ क्या है और सासा की बहन कौन है? विजय, सासा की बड़ी बहन का नाम पायल था। वो सासा से 3 साल बड़ी थी और दक्ष की बचपन की दोस्त। पायल बहुत अच्छी थी, एक परफेक्ट गर्ल थी। वो उसका सभी चीजों में परफेक्ट होना सासा को उससे रंजिश की वजह बन गया। मिस्टर बसिस भी उसे बहुत मानते थे, लेकिन सासा को लगता था कि वो उसे उससे ज्यादा मानते थे। और ये भी एक वजह थी कि सासा से ज्यादा खूबसूरत थी। हद तो तब हो गई जब उन्होंने दक्ष से पायल की शादी की बात कर दी। सेजल, क्या भाई, आप पायल को? विजय, नहीं, ये दोनों सिर्फ दोस्त थे और कहीं ना कहीं इन दोनों की दोस्ती प्यार नहीं, सिबलिंग वाली थी। इसलिए ये दोनों मना करने वाले थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि पायल ने सुसाइड कर लिया। दक्ष को लगता है कि इसकी सुसाइड की वजह वो है। सेजल, लेकिन ये सच नहीं है भाई। दक्ष कुछ नहीं बोलता है और वहां से अपने रूम में चला जाता है। कशिश जो सब कुछ सुन रही थी, उसे दक्ष को आज ऐसे देखकर बुरा लग रहा था। वो कुछ सोचकर चली जाती है। दूसरी ओर दक्ष अपने कमरे में बेड पर बैठा था। उसके हाथ एक फोटो थी जिसमें एक लड़का और एक लड़की की फोटो थी। लड़की को उस लड़के ने अपनी पीठ पर लिया था और वो लड़की उस लड़के की गालों को खींच रही थी। तभी उसके रूम का दरवाजा खुलता है। कशिश दक्ष के कमरे में आती है तो देखती है कि दक्ष बैठा है। वो उसके सामने आकर बैठ जाती है और बोलती है, आपको पता है दक्ष जी, राबी मेरी सबसे खास थी। सेजल दी मेरी बड़ी बहन है, जान है, लेकिन राबी को जीने की वजह थी और मेरी ही वजह से वो आज। ये बोलते हुए उसका गला रूंध जाता है। फिर एक गहरी सांस लेकर आगे बोलती है, आपको पता है, वो हमेशा बोलती थी कि वो मेरे दिल में है। जब वो अपनी पढ़ाई के लिए गई थी तो मैं बहुत रोई थी, लेकिन वो कहती थी अगर वो मेरे दिल में है तो वो दूर नहीं है। और आज भी मैं उसकी बात को याद रखे हुए हूँ। जब उसको देखने का मन होता है तो अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ और वो सामने नजर आती है और हिम्मत दे जाती है। दक्ष कशिश की ओर देख रहा था। कशिश अपना एक हाथ उठाकर दक्ष की आंखें बंद करती है और बोलती है, क्या आपको वो दिख रही है? दक्ष जब अपनी आंखें बंद करता है तो उसकी आंखों में बस पायल नजर आती है, जिससे उसके होठों पर एक स्माइल आ जाती है। वो अपनी आंखें खोलकर देखता है तो कशिश को देखकर वो उसे अपनी बाहों में भर लेता है। दक्ष ने जब अपनी आंखें खोली तो उसके सामने कशिश थी जिसके चेहरे पर एक स्माइल थी। दक्ष ने कशिश को जोर से हक कर लिया। कशिश एक पल को सकपका गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और अपने हाथ दक्ष की पीठ पर रखकर उसे रिलैक्स करने लगी। कुछ देर बाद दक्ष उससे अलग हुआ तो कशिश उठकर जाने लगी, लेकिन दक्ष ने उसकी कलाई पकड़ ली। कशिश वहीं रुक गई तो दक्ष ने कहा, थैंक यू, क्या तुमने कुछ सुन लिया जो आज हुआ था? दक्ष ने कहा, हाँ, मैं वो सब कुछ सुनी, लेकिन एक बात पूछूं? कशिश ने कहा, हाँ पूछो। क्या कोई और रास्ता नहीं था सासा को? आगे वो चुप हो गई। फिर दक्ष ने कहा, अगर मेरे पास कोई और रास्ता होता तो मैं वो सब नहीं करता, लेकिन जो ड्रग उसने मुझे देने की कोशिश की थी वो बैन है और उसका एंटीडोट भी मिलना पॉसिबल नहीं था। उस समय मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया तो मैंने वशिष्ठ अंकल को कॉल कर दिया। आगे तुम जानती हो। कशिश कुछ नहीं कहती और जाने लगती। तभी दक्ष कहता है, कशिश, क्या मैं कुछ पूछूं तो तुम जवाब दोगे? कशिश एक पल को डर जाती है कि कहीं दत्त उससे वो सब ना पूछ ले जो उसने अपने अंदर दफन किया है, लेकिन फिर भी वो उसने दत्त से कहा, आप जो भी पूछेंगे अगर मैं उसका जवाब ना दे पाऊँ तो? दत्त ने कहा, कोई फोर्स नहीं है, पूछिए। कशिश ने कहा, क्या तुम मेरे हमारे रिश्ते को एक चांस नहीं दे सकती? क्या मैं तुम्हारी नजरों में इतना बुरा हूँ कि तुम मुझे और मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकती? दत्त ने कहा। कशिश ने बस इतना सा ही जवाब दिया।
दत्त जी, आप बहुत उच्च हैं। मैं जानती हूँ आपने जो भी किया वो सब कुछ जीजू के लिए किया, लेकिन आपके उस एक फैसले के बाद जो हुआ उसने मेरी जिंदगी को ऐसे रास्ते पे खड़ा कर दिया जहां मैं खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो आपको कैसे कर लूं? जानती हूँ आप बहुत पसंद करते हैं मुझे, लेकिन मैं इतनी खुश नसीब नहीं हूँ जो आपका साथ पा सकूं। कशिश ने इतना कहा और चली गई, लेकिन दच को उसकी बातें उलझा गई। बस अब और नहीं, बहुत हुआ। अब तुम खुद कबूल करोगे कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और तुम्हें इस बार पूरे सम्मान के साथ अपना बनाऊंगा, ये मेरा वादा है। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया, एक घर जो कि बहुत ही खूबसूरत से सजा हुआ था, उसके हॉल में एक लड़का जिसकी उम्र कोई 27 साल हो गई, वो बैठकर अपना नाश्ता कर रहा था। तभी उसके पास भाग कर एक औरत जिसकी उम्र लगभग 45 साल होगी, वो आती है और बोलती है, औरत बाबा, वो उसकी लड़की को फिर से अटैक आया है। इतना सुनना था कि वो लड़का भागकर उस कमरे में जाता है और देखता है कि एक लड़की जो बेड पर पड़ी तड़फड़ा रही थी, उसे जैसे झटके लग रहे हो। वो लड़का भाग कर जाता है और उस लड़की को पकड़कर बोलता है, शांत हो जाओ, शांत, परी, शांत हो जाओ। जैसे ही उस लड़के के कानों में आवाज आती है वो शांत हो जाती है, लेकिन उसका शरीर अभी भी जैसे झटके खा रहा था। वो उस औरत से बोलता है, आंटी जल्दी से इंजेक्शन तैयार करिए। उसके इतना कहते ही वो औरत उस लड़के को इंजेक्शन तैयार करके देती है, जिसे वो लड़की को लगाता है, जिसके बाद वो शांत हो जाती है। वो लड़का उस लड़की के सर पर अपने हाथों से हल्के हल्के थपकियां देता है, जिससे वो सो जाती है। उसके सोने के बाद जब वो उठने को होता है तो उस लड़की के मुंह से एक शब्द निकलता है, कासू। ये सुनने के बाद वो लड़का और वो औरत दोनों ही चौंक जाते हैं। औरत, बाबा, परी ने कुछ कहा। आज पिछले 2 साल में आज पहली बार इन्होंने कुछ कहा। लड़का, हाँ आंटी, शायद अभी ठीक हो जाए। औरत और लड़का दोनों ही उस कमरे में बाहर आते हैं और वो औरत पूछती है, औरत, कृष बाबा, आखिर कौन है ये लड़की? कृष, ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन ये एक परी की तरह मेरी जिंदगी में आई है। अगर ये मुझे नहीं मिली होती तो शायद मैं आज जिंदा ना होता। इसने मुझे जीने की एक वजह दी है। इतना बोलो वो जाने लगता है तो वो औरत बोलती है, क्रिस बाबा, वो दच और विजय बाबा का फोन आया था। क्रिस, आंटी, शायद अब वापस जाने का वक्त आ गया है। इतना बोल वो चला जाता है। आज विजय सेजल का चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल लेकर आया था। उसके साथ जिया भी आई थी। सेजल का चेकअप हो रहा था। डॉक्टर उसे मॉनिटर स्क्रीन पर उसके बच्चे को दिखा रही थी, जिसे देखकर उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई थी। उसके पास में ही विजय और जिया भी खड़े थे। जिया अपनी टिमटिमाती आंखों से मॉनिटर स्क्रीन को देखती है और फिर विजय से पूछती है, पापा, ये बेबी टीवी में कैसे दिख रहा है? उसकी बात पर विजय भी मुस्कुरा के बोलता है, पता है डॉल बेबी, अभी माँ की टाइमिंग है, तो जब हमें देखने का मन करता है तो हम उसे ऐसे मॉनिटर स्क्रीन पर देख लेते हैं। फिर कुछ टाइम बाद वो बाहर आ जाएगा तो हम फिर उसे गोद में लेकर खिलाएंगे। जिया अपनी प्यारी सी आवाज में कहती है, सच्ची पापा? उसकी बात पर विजय सेजल दोनों हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। कुछ देर बाद सेजल का चेकअप कंप्लीट हो जाता है और सब घर चले जाते हैं। दोनों जब घर जाते हैं तो उन दोनों को दच हाल में बैठा दिखाई देता है। उसके चेहरे को देखकर लगता है कि जैसे वो किसी टेंशन में है। जिया बाहर जाकर बहुत थकी हुई थी, इसलिए वो विजय की गोद में ही सो चुकी थी। दच को वहां बैठा देखकर विजय एक नौकर के हाथ में जिया को देता है, उसे कमरे में सुलाने को कहता है। उसके बाद वो दोनों दच के पास जाकर बैठ जाते हैं। विजय और सेजल दोनों ही दच को देखते हैं, जिसके चेहरे पर कुछ टेंशन के भाव थे, तो दोनों ही उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो दच उसे अपने कशिश के बारे में सारी बात बता देता है। उसकी बात सुनकर विजय बोलता है, तेरे कहने का मतलब है कि ऐसा कुछ हुआ है जिसके बारे में वो सोचकर आगे नहीं बढ़ पा रही है तेरे साथ? इस पर दच बोलता है, हाँ, पास्ट में हुई बातों की वजह से वो खुद को मेरे लायक नहीं समझती है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है आखिर ऐसा क्या हुआ था। तभी सेजल के दिमाग में कुछ क्लिक होता है और वो दच से कहती है, भाई, आपने कहा था ना कि आपको कशिश के रूम में एक डायरी मिली थी, हमें उस डायरी को देखना चाहिए, क्या पता हमें उसमें कुछ क्लू मिल जाए। सेजल की बात सुनकर दच को भी याद आता है, और हाँ, उसे तो कशिश की डायरी मिल गई थी। सेजल की बात पर दच कहता है, ठीक है। कुछ देर बाद सभी खाने की टेबल पर बैठे होते हैं, लेकिन कशिश नहीं आई होती, वो अपने कमरे में ही बैठी होती है। उसे डाइनिंग टेबल पर बना देखकर दच से बुलाने जाता है, तो सेजल कहती है, भाई आप रुक जाइए, आज मैं कासू के पास खाना लेकर जाती हूँ। उसके बाद
दक्ष को भी सही लगता है, क्योंकि शायद वो अपनी बहन के साथ कुछ कंफर्टेबल हो सके। कुछ देर बाद कशिश के रूम में सेजल खाने की प्लेट लेकर आती है तो देखती है कि कशिश अपने कमरे में एक और कोने में बैठी हुई है और उसके हाथ में एक फोटो थी। जब सेजल की नजर उस फोटो पर जाती है तो उसकी आंखें भर जाती है, क्योंकि उस फोटो में उसका पूरा परिवार था, जिसमें उसके बाबा रवि, कशु और वो खुद और उसकी बड़ी माँ, बड़े पापा भी थे, जिन्होंने उसे उन दोनों को पाला था। कशिश उस फोटो को हाथ में लेकर उसको देखे जा रही थी। उसकी उंगलियां बार बार रावी के चेहरे पर जा रही थी। तभी उसे सेजल की आवाज आती है जो कह रही थी, बहुत याद आ रही है ना उसकी? मुझे भी उसकी बहुत याद आती है। आखिर तुम दोनों मेरे लिए एक ही तरह थी। कभी कभी लगता है अगर मैं उस दिन अगर वहां से भागती ना तो राबी आज जिंदा होती। उसकी बात पर कशिश कहती, नहीं थी, वो आपकी गलती नहीं है। रावी के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे नहीं पता था वो पागल जो कहती थी वो कर देगी। वो हमेशा कहती थी वो मेरे लिए अपनी जान दे देगी, और उसने वो कर दिया। लेकिन पता है दीदी, मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि शायद शायद मेरी रावी जिंदा है। वो मुझे जरूर मिलेगी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सेजल ने पूछा। जिस पर कशिश ने बोला, उसकी बॉडी नहीं मिली थी और मुझे दिल से फीलिंग आती है कि मेरी रावी जिंदा है। दूसरी ओर दच अपने कमरे में बैठा होता, उसके हाथों में कशिश की डायरी होती। उसे देखकर लग रहा था उसने वो डायरी पढ़ ली है, क्योंकि उसके चेहरे पर गुस्से और दर्द दोनों के भाव थे। उसकी आंखें भी नम थी। दच खुद से कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना दर्द में हो कशिश। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे गुनहगारों को पूरी सजा दूंगा। ऐसी सजा दूंगा कि उन्हें नर्क के दर्शन धरती पर करवाऊंगी। ये मेरा खुद से वादा है। ये बोलकर वो अपने बिस्तर पर सो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में नमी भी अभी भी वही बही जा रही थी। उसे अपने दिल किसी की मुट्ठी में भेजा हुआ महसूस हो रहा था। उसे बहुत घबराहट हो रही थी। उसका दिल कर रहा था वो जाए और जाकर कशिश को अपने सीने से लगा ले, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था अगर उसने किया तो कशिश खुद को और गिरा हुआ महसूस करने लगेगी और उससे और दूर हो जाएगी। अगले दिन कशिश सेजल और जिया के साथ हॉल में बैठी रहती है। तभी हॉल में रखा हुआ फोन बजता है। कैसे सेजल जाती है उठाने, लेकिन कशिश उसे मना कर देती है और वो फोन उठाने जाती है, लेकिन सामने वाले की बात सुनकर वो घबरा जाती है और उसके हाथों से फोन छूटकर गिर जाता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो कांप रही थी। जब सेजल उसकी ऐसी हालत देखती है तो उसके पास जाती है और उसकी ओर बोलती है, कासू क्या हुआ? बताना क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रही है? कशिश अपनी डरती हुई आवाज में कहती है, दीपक दत्त जी का एक्सीडेंट हो गया है। उनकी हालत बहुत ही खराब है। वो अस्पताल में एडमिट है। जीजू का फोन आया था, हमें अभी निकलना होगा। जब जिया सुनती है कि इसके स्मार्टी का एक्सीडेंट हो गया है तो वो भी रोने लगती है और वो भी साथ जाने की जिद करती है, लेकिन सेजल और कशिश उसे समझा देती है और समझ के उस मेड के साथ घर में ही रहने को कहती है। जिया बहुत रो रही होती है, लेकिन फिर भी वो दोनों उसे किसी तरह संभाल लेती है और उसे मेड के साथ भेज देती है और अस्पताल के लिए निकल जाती है। जब वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचती है तो वो दोनों ही दिखती है कि विजय ऑपरेशन थिएटर के बाहर चक्कर लगा रहा था। वो दोनों इसके पास पहुंचती है और पूछती है क्या हुआ है, तो विजय उन दोनों को बोलता है, आज दक्ष एक मीटिंग के लिए जा रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। जिस पर सेजल कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई के साथ तो हमेशा सिक्योरिटी रहती है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे उसे बताता है कि इसमें हमारे किसी राइवल का हाथ है। शायद किसी ने उसे खबर लिख कर दी थी कि आज मीटिंग के लिए दस अकेले जाने वाला। मौका देखकर उसने उसका एक्सीडेंट करवा दिया। कशिश की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। भले वो नहीं बताती थी, ना ही जाहिर करती थी, लेकिन सबसे यही था कि उसे भी दक्ष से प्यार होने लगा था। वो भी दक्ष को अपना पति मानती थी, लेकिन अपने अतीत के चलते वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके अतीत का काला साया दक्ष और उसके परिवार पर पड़े। लेकिन आज दक्ष की ऐसी हालत देखकर उसे वो अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर आते हैं। उन्हें देखकर कशिश उनके पास जाकर बोलती है, दक्ष जी कैसे हैं बताइए? डॉक्टर वो ठीक है ना? डॉक्टर कशिश को देखकर बोलती है, आप उनकी कौन लगती हैं? कशिश जल्दी से बोलती है कि वो उसकी वाइफ है, लेकिन उसके शब्द उसकी जुबान से ही निकलने ही नहीं होते हैं। लेकिन तभी से विजय आकर बोलता है, हम उसकी फैमिली है, आप बताइए ना कैसा है? डॉक्टर बोलते हैं, उनकी कंडीशन अभी सही नहीं है, उनके सिर में बहुत
गहरी चोट लगी है, लेकिन उनकी कंडीशन ठीक हो सकती है अगर उन्हें हम इस बात का एहसास दिलाएं कि उसके आसपास जो भी है सब कुछ सही हो रहा है। उन्हें कुछ अच्छी बातें बताएं जिसे सुनकर उसके मन में इफेक्ट करे और वो होश में आ जाए। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो उनके होश में आने के चांसेस बहुत ही कम है। वो कोमा में भी जा सकते हैं क्योंकि उनके सर के बहुत ही माइनर पॉइंट पर चोट लगी है। कुछ देर में दक्ष को एक वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है जिसमें एक 5 स्टार होटल की सारी सुविधाएं मौजूद थी। जब सभी उस वार्ड में आते हैं तो देखते हैं कि बेड पर मशीनों से घिरा हुआ पड़ा, उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी। पहले विजय उसके पास जाता है, उसके अपने बचपन की कुछ बातें सुनाता है, कुछ किस्से सुनाता है जिसे सुनकर कशिश और सेजल के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है, लेकिन दच पर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। वो थक कर बैठ जाता है। उसके बाद सेजल उसके पास आती है, उसको बताती है कि वो उसके बच्चे के आने का कितना इंतजार कर रहा था। वो उसे बोलना है, भाई आप नहीं आओगे, मेरा बच्चा आपको देखना चाहता है। आप खुद सॉन्ग देखो ना, ये भी आपको फुल करना चाहता है, प्लीज भाई उठ जाओ। लेकिन दच पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। वहीं सभी निराश होकर बैठ जाते हैं, लेकिन एक बार विजय कशिश की ओर देखता है तो कशिश उसकी ओर देखती है तो देखती है कि विजय उसे आस भरी निगाहों से देख रहा है। वो भी अपनी पलकों के साथ दच के पास जाती है, उसके हाथ को पकड़कर बोलती है, दच जी प्लीज होश में आ जाइए, मेरे लिए होश में आ जाइए। अगर आपको कुछ होगा तो मैं कैसे जीऊंगी, प्लीज हमारे लिए वापस आ जाइए, हमारे रिश्ते के लिए वापस आ जाइए। मैं सच कहती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। वो ये सब कह रही होती कि उसकी आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। आंसू की कुछ बूंदें उसके हाथों पर गिरती है, उसके हाथों में मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। कुछ देर में दच होश में आ जाता है। वो अपने हाथों से कशिश के हाथों को पकड़ के कहता है, क्या तुमने सच कहा? तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? तुम सच में मेरे साथ जीने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए, एक प्यार भरी नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो? बोलो ना कशु। कशिश को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके प्यार के कन्फेशन की वजह से क्षितिज मौत के मुंह से वापस आ गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो एक बार हाँ में सिर हिलाती है और वहां से बाहर चली जाती है। सभी को लगता है कि वो शर्मा गई है। वो बाहर जाती है और फूट कर रोने लगती है, क्योंकि यही तो वो नहीं चाहती थी। वो उसके आगे कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी, लेकिन आज उसकी ऐसी हालत देखकर वो कमजोर पड़ गई। फिर वो खुद को संभाल के जब अंदर जाती है तो अंदर का नजारा देखकर वो शॉक हो जाती है। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है। वो गुस्से से अपना हाथ दरवाजे पर मारती है। उसके दरवाजे पर हाथ मारते ही विजय, दत्त और सैजल तीनों की निगाहें उसकी तरफ पड़ जाती है। तीनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। कसी जब दरवाजे के पास जाती है तो उसे तो उस तीरों की हंसी की आवाज आती है। वो जब दरवाजा खोलकर अंदर जाती है तो सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। सामने दच में बेड पर बैठा हुआ था। उसे देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले वो बेहोशी में था। विजय उसके पास ही बैठा हुआ था। क्या था भाई तेरा आइडिया? एकदम सही निकला। सच में कशिश के दिल की बात सामने लाने का इससे अच्छा तरीका मुझे नहीं लगता है कि कोई और हो सकता है। तभी सेजल बोलती, भाई ये तरीका तो काम कर गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कशिश को जब पता चलेगा तो ये सब की वजह से वो शांत रहेगी। उसे धोखा बिल्कुल पसंद नहीं है, और यहाँ हम लोगों ने उसके दिल की बात बाहर निकालने के लिए उसके साथ ऐसा नाटक किया, आपके फेक एक्सीडेंट का। तभी दच बोलता है, जानता हूँ मैं ये सब सही नहीं किया है, लेकिन मैं क्या करता। मैं उसे खुद से दूर जाते नहीं देख सकता हूँ। बहुत मुश्किल बाद 2 सालों से ढूंढते ढूंढते उसे पाया था। अब उसे नहीं खो सकता मैं। कशिश जो दरवाजे पर खड़ी है सब देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सबने मिलकर उसके साथ इतना बड़ा खेल खेला। उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं। उसका हाथ पास में टेबल पर रखे हुए बहुत से तेज लगता है और वो गिर जाती है। उसकी आवाज से तीनों जब उसकी ओर देखते हैं तो चेहरे सफेद हो जाते हैं। दस जल्दी से बेड से उतरता है और कशिश के पास जाने वाला ही होता है कि कशिश उसे अपने हाथ दिखाकर रोक देती है। कशिश की आंखें आंसू से भीगी हुई थी। दक्ष के मन में ये डर कर गया था कि अब कशिश उसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, इसलिए वो उसे कुछ बातें बताना चाहता था, लेकिन कशिश वहां से भाग गई। हालांकि वो एक्सीडेंट फेक था, लेकिन फिर भी उसकी वजह से दक्ष के पैर में हल्की सी चोट आ गई थी, जो उसको चलने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। दक्ष कशिश के पीछे ही जाने वाला होता है, लेकिन पैर के दर्द की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता है। उसे विजय आकर पकड़ लेता है और कहता है कि वो कहीं नहीं जाएगी। फिर वो बॉडीगार्ड को इशारा करता है वो कशिश के पीछे जाए।
दक्ष नहीं मान रहा था, वो भी विजय को हाथ छुड़ाकर अपने चोट के दर्द को भूलकर आगे बढ़ने लगता है। दूसरी ओर कशिश हॉस्पिटल से निकलकर रोड पर चुपचाप चली जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह जा रहे थे। उसे कुछ भी ख्याल नहीं आ रहा था कि उसके मन में बार बार बस यही ख्याल आ रहा था कि उसकी जिंदगी में सब उसके साथ ऐसा क्यों करते हैं। वो चुपचाप बस चली जा रही थी। उसे कुछ भी होश नहीं था। वो ये भी नहीं देख पाती थी कि उसके चलते चलते में रोड पर आ गई थी। तभी एक तेज रफ्तार से एक वैन आती है और उसमें बैठे हुए कुछ आदमी कशिश को खींच लेते हैं। कशिश के पीछे जो बॉडीगार्ड आ रहे थे वो कशिश को बचाने के लिए भाग के आते हैं, लेकिन तब तक वो आगे निकल चुकी होती है। वो सभी उस वैन का पीछा करने लगते हैं, लेकिन कुछ देर में वो वैन उन लोगों की आंखों से दूर चली जाती है। वो सब एक जगह थक कर खड़े हो चुके थे। तभी पीछे से उनको दक्ष की आवाज आती है, जो अपने एक पैर पर जोर देकर भागा आ रहा था, लेकिन उसके पैर से ब्लड भी आने लगा था। एक बॉडीगार्ड जाकर उसे सहारा देकर खड़ा करता है। दक्ष उससे पूछता है कि कशिश कहाँ गई, बताओ तुम लोग कहाँ गई हो। वो सभी बॉडीगार्ड दक्ष के डर से कुछ नहीं बोल रहे थे। जब दक्ष ने गुस्से से पूछा तब उसमें से एक बॉडीगार्ड ने हिम्मत करके सामने आया, उसे सारी बात बताई। वो सब सुनने के बाद दक्ष के जैसे चेहरे का रंग ही उड़ गया। वो एक कदम लड़खड़ा गया। तभी वहां पर विजय सेजल भी आ गए। सेजल ने दक्ष से पूछा, भाई कसू कहाँ गई। दक्ष उसकी तरफ देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आता है कि वो सेजल को क्या बताए। दूसरी ओर एक कमरे में बेड पर एक लड़की बेहोश पड़ी थी। तभी उस रूम का दरवाजा खुलता है और एक शख्स उस कमरे में आता है। शख्स की नजर जब उस लड़की पर पड़ती है तो उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है और वो बेड के पास जाता है और बैठकर अपना एक हाथ उस लड़की के चेहरे पर घुमाते हुए कहता है, पूरे 2 साल इंतजार किया तुम्हारा, अब तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो मुझसे दूर नहीं जा पाओगे। और वैसे भी अभी जब तुम होश में आओगे तुम्हें इस बात की सजा भी तो देना है जो तुम मुझे छोड़ कर गई थी। आखिर इतनी बड़ी गुस्ताखी की है तो इसकी सजा भी तो मिलनी चाहिए। ये बोलकर वह एक शैतानी मुस्कुराहट से मुस्कुराने लगता है। इतनी देर में उस लड़की की आंखें खुलती है। जब वो उस आदमी को सामने देखती है तो डर से उसके पसीने आने लगती है। वो घबराती हुई बैठ जाती है और बैठ के सिरहाने से चिपक कर खुद को अपने बाजू में खुद को समेट के बोलती है, तुम यहाँ कैसे आ गए। आगे के एपिसोड कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि इसमें कशिश के 2 सालों का राज भी बाहर आने वाला है और दुश्मन भी सामने वाला है। आखिर कहाँ गई कशिश, क्या दक्ष कशिश को ढूंढ पाएगा, जानने के लिए सुनिए अगले भाग में।